हेलो। हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय अनुबंध का निष्पादन। जैसे हमने आपको पहले बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अपने अपने दायित्वों को, अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना, कि जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसेस किए हैं पार्टीज ने, अपने अपने प्रोमिसेस को उन्होंने पूरा करना है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जिसमें दो पार्टीज हैं, बायर और सेलर, तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है, अपने दायित्व को, जो भी उनका दायित्व उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बनता है उसको उन्होंने पूरा करना है। तो इससे जो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 31 से लेकर 44 के बीच में जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सेक्शन 31 में क्या कहा गया है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of contract of sale। कि इसमें क्या है कि सेलर की ड्यूटी है कि उसने जो है वो गुड्स को डिलीवर करना है, कि गुड्स की जो है डिलीवरी करनी है, उनको सुपुर्द करना है बायर को, और बायर की ड्यूटी है कि उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट करना है, उसके बदले में पेमेंट करनी है। जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से जो है ये काम जो है वो सेलर ने और बायर ने अपने अपने कंप्लीट करने हैं। तो जब ये वो काम कंप्लीट कर देते हैं, दैट मीन्स कि हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन किया जा चुका है, अनुबंध का निष्पादन हो गया। Thus the performance of contract of sale implies delivery of goods by the seller। तो इस जो सेक्शन के में लिखा गया है उसके हिसाब से क्या पता चलता है कि सेलर के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसने गुड्स की डिलीवरी देनी है, और बायर के बिहाफ पर क्या है कि उसने जो है वो उन गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करना है और उसके बदले में जो है वो पेमेंट करनी है, जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड की हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की हैं उसके हिसाब से जो है ये सब चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो डिलीवरी ऑफ गुड्स है या एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है, या उनके बदले में जो पेमेंट होनी है, तो चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में होनी है, चाहे वो एक साथ होनी है। जनरली क्या है कि सेक्शन 32 में बताया गया है कि ये जो डिलीवरी एंड पेमेंट दीज आर कंकरेंट कंडीशंस, कि वो एक साथ की जाती हैं, कि आप सेलर ने डिलीवरी करी और बायर ने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट किया, उसके बदले में जो है वो पेमेंट कर दी। तो ये कंकरेंट कंडीशंस होती हैं डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर गुड्स। तो इसमें जो है हमारा मेन क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो में, कि डिलीवरी क्या है, किस तरह से हो सकती है, और जो डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी उसके बारे में हम आज की वीडियो में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिलीवरी के बारे में, कि डिलीवरी के बारे में क्या है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी का मतलब है पोजेशन ऑफ गुड्स का जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना, और वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना है दैट शुड बी वॉलंटरीली, कि अपनी इच्छा से जो है वो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को माल का हस्तांतरण करता है, उसको हम जो है वो सुपुर्दगी कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं, और ये अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में जो है वो डिफाइन किया गया है। देन मोड्स ऑफ डिलीवरी, की वो जो डिलीवरी है किस किस तरीके से जो है वो की जा सकती है। तो इसमें पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है वास्तविक सुपुर्दगी, की वास्तविक तौर पर जो है वो सामान जो है वो विक्रेता से क्रेता के पास दिया गया है। मान लो जैसे आपने जो है वो एक सेलर ने जो है वो कार बेचनी है, तो सेलर ने जो है वो कार जो है वो डिलीवर कर दी है, किसको? बायर को डिलीवर कर दिया, दैट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। तो चाहे वो उसने सेलर ने या सेलर के एजेंट ने किसको दे दिया है, बायर को दे दिया है, बायर के एजेंट को सामान डिलीवर कर दिया गया, दैट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी, वास्तविक सुपुर्दगी उसको हम कहेंगे। दूसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, सांकेतिक सुपुर्दगी। सांकेतिक सुपुर्दगी में क्या है कि इसको हम कहते हैं कि जब गुड्स जो है वो जहाँ पर हैं वैसे वहीं पर रहते हैं, कि गुड्स जो है वो प्रॉबेबली जहाँ मतलब बहुत बल्कि टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरह से जो है उसकी एक्चुअल डिलीवरी जो है वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उस केस में क्या है कि जो है उनकी सिंबॉलिक डिलीवरी की जाती है। फॉर एग्जांपल, कि आपका सामान जो है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, और वो गोडाउन से सारा सामान जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि सेलर क्या कर रहा है कि उस गोडाउन की जो है वो की वो सेलर बायर को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी, कि उसने जो है वो सांकेतिक रूप से जो है वो सामान जो है वो डिलीवर कर दिया है। देन थर्ड, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, रचनात्मक सुपुर्दगी।
तो रचनात्मक सुपुर्दगी के केस में क्या होता है कि जब सामान जो है वो सेलर के पास है, सेलर के पोजीशन में है, और सेलर के आदेश के ऊपर, सेलर के ऑर्डर के ऊपर जो है वो जो पर्सन उस सामान को जिसके पास वो सामान है, वो कहता है कि अब मैं इस सामान को सेलर के बिहाफ पे नहीं, अब ये सामान मेरे पास जो है वो बायर के बिहाफ पर रहेगा, और बायर ने जो है उसके लिए अपनी सहमति दे दी है। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि जिसमें जो है वो सामान किसी तीसरे पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास हो सकता है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो सेलर के आदेश पर ये कहती है कि मैं जो है ये सामान अब जो है वो बायर के बिहाफ पर जो है वो मेरे पास रहेगा, और बायर जो है वो उस चीज से सहमत हो जाता है। तो इस तरह की डिलीवरी को जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। देन रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, की इससे रिलेटेड जो है वो डिलीवरी से रिलेटेड जो है वो जो भी नियम है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिलीवरी में भी आइदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव अंडर सेक्शन 33। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि तीनों चीज़ें, कि एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, वो सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, या उसको हम डिलीवरी बाय अटॉनमेंट बोलते हैं। तो वो तीनों तरीके से जो भी डिलीवरी की जाएगी वो एक वैलिड डिलीवरी मानी जाएगी, तो वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशंस, भुगतान और सुपुर्दगी जो है वो समवर्ती होते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। कि अनलेस, जो ये सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है कि अनलेस और अदरवाइज जो है उन्होंने बायर और सेलर ने कुछ और अपनी तरफ से डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो उस केस में क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ की जाती हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि सेलर का काम है कि उसने जो है वो गुड्स की डिलीवरी देनी है, और बायर ने उन डिलीवरी को एक्सेप्ट करना है, उसके बदले में पेमेंट करनी है। तो डिलीवरी और पेमेंट, जैसे आप कैश काउंटर पे जाते हैं सेलर के पास, तो सेलर आपको सामान देता है और आप सामान के बदले में पैसे दे देते हैं, तो ये जो है वो कंकरेंट कंडीशन है, दोनों एक साथ की जाती हैं। अनलेस और अदरवाइज जो है वो सेलर ने और बायर ने आपस में कुछ अलग से डिसाइड नहीं किया हुआ है कि जो है वो पेमेंट जो है वो क्रेडिट पर, ये जो सामान है वो क्रेडिट पर बेचा जा रहा है, या इसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाएगी। तो अगर उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं की हैं, तो ये माना जाएगा कि वो दोनों चीज़ें वो एक साथ होनी है। Then effect of part delivery when property in goods is to pass on delivery, कि सुपुर्दगी के हिस्से का प्रभाव जब संपत्ति सुपुर्दगी के साथ हस्तांतरित होनी है। सेक्शन 34 में जो है वो इसके बारे में बताया गया है कि इन केस की जब पार्ट डिलीवरी की बात करें, कि जैसे हम कहते हैं कि ना पूरा का पूरा सामान जो भी उसने बायर ने सामान खरीदना है, तो वो पूरा का पूरा उसको डिलीवर किया जाना है, या पार्ट डिलीवरी की उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर किया गया है, और जो प्रॉपर्टी यानी कि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होनी है किसके साथ, डिलीवरी के साथ। कि अगर ऐसा कुछ है कि ऑनरशिप जो है वो डिलीवरी के साथ जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर होनी है, और उस केस में अगर जो है वो सेलर ने पार्ट डिलीवरी, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो डिलीवर किया है, बाकी का रिमेनिंग है, तब जो है डिलीवरी के लिए क्या नियम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए क्या नियम रहेगा। तो उस केस में क्या है कि अगर जो है वो डिलीवरी पार्ट डिलीवरी जो है वो सेलर से बायर को की गई है, और उसकी जो सेलर की इंटेंशन है कि बाकी की भी जो है वो डिलीवरी उसने जो है वो सेलर ने बायर को कर देनी है, तब उस केस में जो है वो ये मान लिया जाएगा कि पूरी की पूरे सामान की, होल ऑफ द गुड्स की, पूरा के पूरे सामान की जो प्रॉपर्टी है, ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई है एज एंड वन जब उसका पार्ट डिलीवरी हुई है। तो अगर उसकी सेलर की इंटेंशन है कि उसने बाकी का सामान भी डिलीवर करना है, दैट मीन्स कि जो डिलीवरी है वो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सेलर से बायर को मिल गया है, तो अब ये उस केस में ये मान लिया जाता है कि जो है, चाहे बेशक उसमें से अभी थोड़ा ही सामान जो है वो सेलर से बायर को मिला है, तो अब ये मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा सामान की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई है। बट इन केस की उसकी इंटेंशन क्या है कि उसने सिर्फ जो है वो कुछ हिस्सा ही जो है, सेलर की इंटेंशन है कि उसने जो है वो पूरे में से कुछ हिस्सा ही जो है वो बायर को ट्रांसफर करना है, तो उस केस में फिर जो है वो जितना सामान उसको डिलीवर कर दिया गया है, सिर्फ उतने की ही प्रॉपर्टी यानी कि उतने का ही ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर होगी, बाकी की जो प्रॉपर्टी है, बाकी की जो ऑनरशिप है वो सेलर के पास ही रहेगी। तो इस तरह से जो है वो पार्ट डिलीवरी को कंसिडर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। देन बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, क्रेता को सुपुर्दगी के लिए बताना चाहिए, मतलब उसको अप्लाई करना है, आवेदन करना है, उसको जो है वो इन्फॉर्म करना है सेलर को। तो एज सच तो क्या होता है कि सेलर की ड्यूटी है कि उसने जो है वो गुड्स
जो भी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसने वो सामान डिलीवर करना होता है, बट फिर भी वो जो है वो इस चीज के लिए बाउंड नहीं है जब तक बायर उसको इस चीज के लिए अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पे क्रेता कर लेना, आपने क्रेता की जगह क्रेता कर लेना। तो बायर जब तक उसको अप्लाई नहीं करेगा कि मुझे सामान डिलीवर कर दो, तब तक जो है वो सेलर उसको डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है। और अगर इनकेस की जो है वो बायर जो है वो डिमांड नहीं करता है डिलीवरी के लिए, और तो उस केस में क्या है कि वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता कि उसने जो है वो सामान डिलीवर नहीं किया है। और अगर बाकी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और डिसाइड किए हैं, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डील किया जाएगा। तो ये तो वो प्रोविजंस हैं जिनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इंक्लूड किया गया है कि इनकेस की कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन में उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो जनरल रूल्स जो है वो क्या एप्लीकेबल रहेंगे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देन टाइम ऑफ डिलीवरी, सुपुर्दगी का समय, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 में। तो इसमें क्या है कि टाइम ऑफ डिलीवरी की सेलर की ड्यूटी है कि उसने जो है वो गुड्स बायर को डिलीवर करने हैं, और जो टाइम उसमें अगर डिसाइड किया गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो दैट मीन्स कि जो टाइम डिसाइड किया गया विद इन दैट टाइम जो है उसने सामान को बायर को डिलीवर करना है। बट इन केस कि अगर उसमें जो है वो टाइम डिसाइड नहीं किया गया कि कब और कब तक, कि इतने 3 महीने में देनी है डिलीवरी, 1 महीने में देनी है, 1 हफ्ते में देनी है, या इस डेट से पहले देनी है, या इस डेट को डिलीवरी देनी है, तो अगर इस तरह का कोई टाइम उसमें डिसाइड नहीं किया गया है, तो सेलर की ड्यूटी है कि उसने विद इन रीजनेबल टाइम जो है वो डिलीवर जो है सामान को, उस माल को, उन गुड्स को जो है वो बायर को डिलीवर कर देना है। और वो रीजनेबल टाइम जैसे आपको पता है कि डिपेंड्स की वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो डिफर करेगा टाइम ऑफ डिलीवरी। रीजनेबल टाइम जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। देन प्लेस ऑफ डिलीवरी, सुपुर्दगी का स्थान, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर लिखा गया है तो उसी प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किए उसके हिसाब से वो काम किया जाएगा। अदरवाइज क्या है कि वो जो सामान है उसका प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, या तो जहां पर वो गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाने हैं, तो उसमें क्या है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी की उसको जो है डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स जो है वो उसको वर्किंग डेज में के अंदर ही जो है वो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, कि जो उसके बिजनेस आवर्स हैं उसमें वर्किंग डे में जो है वो उसको डिलीवर किया जाना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्थान उसमें लिखा हुआ है उस स्थान पर उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। पर जैसे मैंने बताया कि जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्लेस पे डिलीवरी होनी है, तब क्या रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। तो उस केस में क्या है कि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से तो जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है वहां पे उसकी डिलीवरी होनी है। अगर एग्रीमेंट टू सेल किया गया है तो जिस प्लेस पे एग्रीमेंट टू सेल किया गया है वहां पे उसकी डिलीवरी होनी है। और इन केस की गुड्स जो है वो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि वो गुड्स जो है वो फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में है, तो जिस प्लेस पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या प्रोड्यूस किए जाएंगे उस जगह पर उनकी डिलीवरी होनी है। तो इसमें क्या है कि रिस्क जो है वो सेलर का रहता है अगर वो इन प्लेस के अलावा किसी और प्लेस पे जो है वो डिलीवरी के लिए कहता है, कि जो सेलर जो है वो किसी और प्लेस पे डिलीवर करना चाहता है। और तो उस केस में क्या है कि रिस्क किसका रहेगा, सेलर का रहेगा। बट अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट में अपने लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है, तो फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि रिस्क को कौन बियर करेगा, कि ट्रांजिट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको कौन बियर करेगा, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देन डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयर दे आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसको हम कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो उस केस में क्या है कि जो सामान है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, और थर्ड पार्टी के पास वो सामान पड़ा है, उसमें जो है वो उसने थर्ड पार्टी ने जो है वो सेलर के आदेश पर जो है वो एक्नॉलेज कर दिया है कि अब उस सामान को वो बायर के बिहाफ पर अपने पास रख रहा है, और बायर ने जो है वो उस चीज के लिए अपनी सहमति जाहिर कर दिया कि ठीक है जी, उस थर्ड पार्टी के पास सामान मेरे बिहाफ पर है, ठीक है, उसके लिए वो बायर जो है वो अपनी सहमति, अपनी एसेंट जो है वो दे देता है, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। तो वो भी जो है वो एक वैलिड डिलीवरी मानी जाती है।
तो इसमें क्या है कि तीनों लोगों की कंसेंट की जरूरत पड़ती है, सेलर की भी, बायर की भी, और उस थर्ड पार्टी की भी जिसके पास उन सामान का पोजेशन होता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि आपका रेलवे रिसीट है, बिल ऑफ लेडिंग है, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर जो है वो डॉक्यूमेंट जिससे टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में पता चलता है, वो अगर सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो थर्ड पार्टी जो रेलवेज है या जिस करियर के पास वो सामान है, तो उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, सुपुर्दगी संबंधी व्यय, इसको सेक्शन 36 सब सेक्शन 5 में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो जो भी सामान है उसको सुपुर्दगी वाली स्थिति में लाने के लिए, यानी कि डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी खर्चे हैं, वो सभी खर्चे जो है वो सेलर को बियर करने पड़ेंगे। कि सामान जो डिलीवरेबल स्टेट में आने तक के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे, वो सभी खर्चे किसने बियर करने हैं, वो सेलर ने बियर करने होते हैं, वो सेलर ने उठाने हैं। देन डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और डिफरेंट आइटम्स, की गलत मात्रा में वस्तु की सुपुर्दगी, कि उसने जो है वो गलत मात्रा में या गलत क्वांटिटी जो है वो गलत मात्रा या गलत क्वांटिटी जो है वो उसने अगर डिलीवर की है, तो उस केस में जो है वो किस तरह से उस डिलीवरी को ट्रीट किया जाएगा। तो वैसे तो ऐसा तो सेलर की ड्यूटी क्या है कि उसने जो सामान डिलीवर करना है, तो उसने वही सेम क्वांटिटी डिलीवर करनी है जो उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है। तो अगर वो क्वांटिटी उससे कम क्वांटिटी देता है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी देता है, या दूसरी तरह के गुड्स उसमें मिक्स कर देता है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज डिफेक्टिव डिलीवरी। कि उसने जो है वो जितनी क्वांटिटी उसने उनके के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे कम या ज़्यादा, या उसमें कोई और सामान मिक्स करके जो है वो डिलीवरी दी है, तो उस डिलीवरी को हम कहेंगे डिफेक्टिव डिलीवरी। की यानी कि उसने जो है वो रॉन्ग क्वांटिटी या डिफरेंट आइटम्स जो है वो अलग आइटम्स, गलत आइटम्स गलत क्वांटिटी में जो है वो डिलीवर किए। तो उस केस में क्या है कि बायर के पास अधिकार रहेगा, चाहे तो वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे सामान को रिजेक्ट कर दे, सारा का सारा सामान रिजेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो सारा का सारा एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से जो भी मैचिंग है, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से जो मैच करते हैं गुड्स, उनको एक्सेप्ट कर ले, बाकी को वो रिजेक्ट कर दे। तो उसके पास, बायर के पास, ये तीनों ऑप्शंस हैं, और तीनों में से जिस भी ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो उसको वो यूज कर सकता है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उसने बायर ने सामान को रिजेक्ट किया है, तो वो बायर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो सामान जो है वो वापस सेलर तक पहुंचाए। उसने सिर्फ क्या करना है कि इंटीमेशन पहुंचानी है सेलर के पास कि उसने सामान को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया है, कि उसको जो है सामान जो है वो गलत क्वांटिटी का मिला है, कम मिला है, चाहे ज़्यादा मिला है, या उसमें दूसरे सामान मिक्स है। तो अगर उसने सामान को रिजेक्ट किया है, तो उसकी ये ड्यूटी नहीं है, बायर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो उस सामान को सेलर तक पहुंचाए। बायर की सिर्फ ये ड्यूटी है कि उसने जो है वो उसके बारे में जानकारी, इंटीमेशन जो है वो सेलर को भेजनी होती है। और साथ ही एक बात और हमें ध्यान में रखनी है इसमें, कि अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट किया है, क्या किया है, बायर के पास क्योंकि राइट है गुड्स को रिजेक्ट करने का, तो इनकेस कि उसने गुड्स को रिजेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। अब अगर उसने गुड्स को रिजेक्ट किया है, तो फिर सेलर की फिर से ड्यूटी है कि वो जो है वो गुड्स को दोबारा से जो है वो सही एक वैलिड टेंडर, यानी कि वैलिड जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में जितनी भी क्वांटिटी लिखी है, वो सही क्वांटिटी जो है वो सेलर जो है वो बायर को दोबारा से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ऑफर करे, और उसको जो है वो बायर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। कि उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, जो भी क्वांटिटी उसको डिलीवर की गई थी उसने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो सही क्वांटिटी नहीं थी, तो उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता। बट सेलर की फिर ड्यूटी बनती है कि उसको जो है वो वैलिड टेंडर, यानी कि वैलिड गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो दोबारा से ऑफर करे, और उसको एक्सेप्ट करना जो है वो बायर की ड्यूटी बन जाती है। और जब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसने उसके लिए पेमेंट करनी है। तो अगर उसने जो है वो जो भी क्वांटिटी एक्सेप्ट की है, तो उस क्वांटिटी को, अगर उसने कम क्वांटिटी एक्सेप्ट की है तो कम क्वांटिटी के लिए पे करना है, अगर एक्सेस एक्सेप्ट किया है तो एक्सेस के लिए बायर की ड्यूटी है कि वो पे करेगा। और इन केस कि अगर उसका कोई नुकसान हुआ है, कि अगर उसको शॉर्ट डिलीवरी मिली है, कम सामान मिला है, तो उसकी वजह से अगर बायर का कोई नुकसान होता है, तो वो उसके लिए कंपनसेशन के लिए क्लेम
कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम फाइल कर सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 37 में डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और डिफरेंट आइटम्स। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, किस्तों में सुपुर्दगी, कि इन केस की जो है वो किस्तों में सुपुर्दगी की जा रही है, किस्तों में सामान भेजा जा रहा है, तो एज सच जो है बायर जो है वो बाउंड नहीं है कि उसने जो है वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी को एक्सेप्ट करना है। हाँ, अगर उन्होंने जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने एग्री किया है तो हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट में उसको एक्सेप्ट करे, बट अदरवाइज क्या है कि जो भी उसने सामान खरीदना है तो उसको वन गो में, वन टाइम में जो है वो सामान की डिलीवरी होनी चाहिए। तो अगर वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में भेज रहा है तो उसका दैट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एक्सेप्ट करना जो है वो बायर की ड्यूटी नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा और अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के लिए पेमेंट की जाएगी, तो फिर जो है वो हर एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो है वो बायर की ड्यूटी है कि उसने उस इंस्टॉलमेंट को एक्सेप्ट करना है और उसके बदले में पेमेंट करनी है। देन डिलीवरी टू करियर और वॉर फिंगर, वहां क्या घटवाल को वस्तुओं की सुपुर्दगी। तो इन केस की सेलर जो है वो ऑथोराइज है कि उसने जो है वो गुड्स जो है वो बायर को भेजने हैं, और डिलीवरी जो है वो किसी करियर के थ्रू या वॉर फिंगर के थ्रू हो सकती है, और जिसके बारे में हो सकता है कि बायर ने नहीं भी बताया है, बायर ने उसका नाम दिया है नहीं दिया है, तो सेलर अपने हिसाब से भी जो है वो उसको डिटरमिन कर सकता है कि किस वॉर फिंगर या किस करियर के थ्रू जो है वो सामान जाना है। तो जैसे ही वो सामान जो है वो उस करियर को या वार फिंगर को डिलीवर किया जाएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, की जैसे ही सेलर ने वो सामान जो है वो डिलीवर किया करियर को या वार फिंगर को, जिसने वो सामान जो है वो सेलर से बायर तक पहुंचाना है, बेशक उसका नाम जो है वो बायर ने बताया था या नहीं बताया था, तो वो जैसे ही डिलीवरी करियर को या वार फिंगर को की जाएगी तो ये माना जाएगा कि वो डिलीवरी जो है वो बायर को कर दी गई है। बट इस केस में क्या है कि सेलर की ड्यूटी है, क्योंकि रिस्क जो है वो अदरवाइज अगर बायर जो है वो उस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करता है तो सेलर की ड्यूटी है कि उसको जो है वो क्योंकि गुड्स जो है वो ऑनर के रिस्क पर रहते हैं, तो उसने जो है वो एक गुड्स की सेफ्टी के लिए जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, जिससे जो है वो सेफ्टी ऑफ गुड्स जो है वो सेफ रहें। अगर ऐसा नहीं करता है तो इन केस की ट्रांजिट में कोई नुकसान होता है तो उसके लिए फिर बायर जो है वो उस नुकसान की भरपाई करने से मना कर सकता है और सेलर को वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड देन लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्यों इन केस की जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेलर के बिहाफ पर कि सेलर की ड्यूटी है कि इस तरह से करना है, उसने इस तरह से डिलीवरी देनी है, तो एक यहाँ पे पॉइंट आ गया है कि बायर की लाइबिलिटी क्या है। तो बायर की लाइबिलिटी क्या है कि उसने जैसे हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट की जब परफॉर्मेंस होनी है तो बायर की ड्यूटी है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट करना है, तो इस एक्सेप्ट करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी कॉन्ट्रैक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली अगर डिलीवर किया गया है सामान तो उसने सामान को एक्सेप्ट करना है। तो बट इन केस कि अगर वो बायर को जो है वो गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए हैं, वैलिड टेंडर किया गया है, मतलब उस तक पहुंचाए गए हैं, सामान उसको डिलीवर किया गया है, और वो बिना किसी वैलिड रीजन के जो है वो उस सामान को जो है वो निगलेक्ट करता है या डिलीवरी लेने से मना करता है, तो उस केस में जो है जो भी नुकसान सेलर का होगा उस नुकसान की भरपाई करने का भरपाई जो है वो बायर को करनी पड़ेगी, और उस दौरान सामान की देखरेख के लिए, देखभाल के लिए, उसकी कस्टडी के लिए, उसकी केयर के लिए जो भी खर्चा जो है वो सेलर ने उठाया है, सेलर ने किया है, वो सभी खर्चे की भरपाई जो है वो बायर को करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि डिलीवरी क्या है, मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या क्या हो सकते हैं, और उस डिलीवरी से रिलेटेड जो है वो क्या क्या रूल्स जो है वो इसमें बताए गए हैं। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि जनरली क्या माना जाता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे उसके अकॉर्डिंगली उनको अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है, डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड। बट इन केस कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहीं पर साइलेंट है, उसमें उन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा गया है, तब इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जो भी आपको मैंने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बताए, तो उन प्रोविजंस के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाएगा, देखा जाएगा कि
किस तरह से जो है वो उस डिलीवरी को ट्रीट किया जाएगा कि कब कहाँ कैसे जो है वो डिलीवरी की जानी है, उसके एक्सपेंसेस को कौन बियर करेगा, कम क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सामान डिलीवर किया गया तब कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजन जो है वो इस एक्ट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किए जाते हैं। और एक बात और जो हमने पहले पहले भी बताई थी, बट चलो फिर से दोबारा से यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय द बायर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय द बायर, कि बायर ने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो बायर ने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया से ये मतलब नहीं है कि वो सामान जो है वो बायर के पास पहुंच गया है, कि बायर के पास अगर आपने वो सामान पहुंचा दिया तो उसको एक वैलिड डिलीवरी नहीं माना जाएगा जब तक कि बायर ने जो है वो सेलर को इंटीमेट ना कर दिया हो कि उसने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट करने के लिए उसको जो है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि उसको सामान को चेक करे कि टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी उसने ऑर्डर था, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से उसको सामान मिला है, उसके लिए उसके पास जो है वो प्रॉपर चेक करने के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो एक तो उसने जो है वो इंटीमेट कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने जो है वो कोई ऐसा काम कर दिया है जो कि सेलर के जो ऑनरशिप राइट्स हैं उसके साथ इनकंसिस्टेंट है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि उसने सामान को कंज्यूम कर लिया है, यूज कर लिया है, किसी और के पास प्लेज कर दिया है या उसको दोबारा से रीसेल कर दिया है। तो अगर ऐसा कोई काम जो है वो बायर ने किया है तब भी ये मान लिया जाएगा कि उसने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। पहला क्या था कि उसने जो है वो उसके बारे में इंटीमेट कर दिया है सेलर को। दूसरा कि उसने कुछ ऐसा काम कर लिया है जिससे जो है ये लग रहा है कि उसने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट मीन्स कि सामान को कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, कहीं और प्लेज कर दिया या उसको सामान को दोबारा से रीसेल कर दिया। तो ऐसा कोई काम किया है तब भी जो है वो ये मान लिया जाएगा कि उस बायर ने जो है वो डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। या फिर तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उसने जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर जो है उस सामान को ना तो वापस किया है, ना उसको रिजेक्ट किया है, ना ही उसके बारे में कोई इंटीमेशन जो है वो सेलर को दी है, और रीजनेबल टाइम बीत जाने के बाद भी उस सामान को अपने पास रखा हुआ है और उसकी रिजेक्शन की, उसकी एक्सेप्टेंस की, नॉन एक्सेप्टेंस का कोई भी जो इंटीमेशन जो है वो सेलर को नहीं दी गई है बायर के द्वारा। तो उस केस में आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ये मान लिया जाएगा कि बायर ने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो है वो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी कानून है, जो भी रूल्स हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिए। इन केस फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।